वर्तमान संदर्भ कवि का यह उद्घोष सत्य प्रमाणित होता है कि ज्यादा संयम दिखलाना कायरता कहलाता है। ज्यादा संयम दिखलाना कायरता कहलाता है। 1936 में इंदौर हिंदी साहित्य सम्मेलन में बुनियादी तालीम और हिंदी खड़ी बोली को बुनियादी तालीम के अंतर्गत हिंदुस्तानी भाषा के रूप में परिवर्तित करने का कार्य करने वाले गांधी उस समय अपमानित महसूस हुए जब उन्होंने बुनियादी तालीम की योजना के संबंध में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के यहाँ अपनी योजना का प्रस्ताव प्रेषित किया। उसके उत्तर में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बुनियादी तालीम की गांधी की योजना को नकार दिया और उसकी भरपूर आलोचना और निंदा भी की। गांधी निरुत्साहित हुए, किंतु उनका आचरण विद्यमान रहा। उनका संयम एकपक्षीय भाव का प्रबोध रहा। यही नहीं, उन्होंने शिक्षा योजना में महाकवि भूषण के द्वारा रचित शिवा बावनी और छत्रसाल दशक पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया। शिवा बावनी में जिस शौर्य का, पराक्रम का, अपने अस्तित्व के संघर्ष का स्वरूप उनकी रचनाओं में, कविताओं में चित्रित है, उसको प्रतिबंधित करना उनके लिए संयम ही था। छत्रसाल दशक जैसी वीरत्वपूर्ण रचनाओं को प्रतिबंधित प्रक्रिया के अंतर्गत लाना भी उनका उद्देश्य था। वर्तमान संदर्भ में नहीं, बल्कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के की नियुक्तियों में भी गांधी कारक थे और उन्होंने अपनी कविताओं में युधिष्ठिर को स्वर्ग जाने की संकल्पना का समर्थन किया था, किंतु अर्जुन और भीम को गदा और धनुष गांडीव सहित वापस करने की मांग भी की थी। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भी नहीं छोड़ा। आक्रमण के समय उन्होंने
यह भी कहा कि जो वृक्ष पृथ्वी का रस सोखता है उसकी शिराएं तोड़ो और डालियां कतरो। हरिओम पवार भी इसी प्रकृति में है। जब देश की प्रकृति संयम की दिशा पकड़ती है तो निसंदेह वह आक्रांत होता है और उससे प्रभावित होता है राष्ट्र, उससे प्रभावित होती है जनचेतना, उससे प्रभावित होता है जन का उत्साह, उससे प्रभावित होता है जन का पराक्रम, उसकी कार्यशीलता, उसका गौरव बोध। इस परंपरा में जब भारत में अंग्रेजों का निर्गमन तय हुआ, उस कालखंड में अनेक प्रकार की आपदाएं भारत ने झेली। विभाजन की विभीषिका और उसका परिणाम भी भोगा। उसमें भी गांधी के संयम की प्रकृति थी और उसका अनुसरण करने वाले जो सत्ता संचालक थे उन्होंने भी गांधी के आग्रह और उनके विचारों को का सहारा लेते हुए एक पक्षीय संयम बनाए रखने का कार्य किया और जो आक्रामक प्रकृति के थे उनको प्रोत्साहन मिला। जो देश छोड़कर जा चुके थे उनको भी वापस लाने का उपक्रम हुआ। एक पक्षीय संयम आघात पहुंचाता है और अपने भीतर जो ओज है, जन के भीतर ओज है, पराक्रम है, क्रियाशीलता है, संघर्षण की शक्ति रहती है, उसको दिग्भ्रमित भी किया जाता है। पाठ्यक्रमों में जब शिवा बामनी और छत्रसाल दशक को उससे भिन्न करने का उन्होंने सुझाव दिया तो एकमात्र शासन था उत्तर प्रदेश का, जो जिसके पाठ्यक्रम में शिवा बामनी भी थी और छत्रसाल दशक का भी उल्लेख था। कवियों ने जन को जागृत किया है, सैनिकों में उत्साह प्रदान किया है और स्वयं उनके हाथों में तलवार रही है। उस कालखंड में
वे न केवल सैनिकों का उत्साहवर्धन करते थे, बल्कि युद्ध का नेतृत्व करने वाले के भीतर इतनी उमंग, इतनी गर्मी, संघर्ष करने की शक्ति पैदा करते थे कि नेतृत्वकर्ता खुद युद्ध में सम्मिलित होता था। राजा छत्रसाल ने भूषण को पालकी में बिठाकर स्वयं उनको ढोया था। इस प्रकार का सम्मान कवियों में बहुत कम, कवियों को बहुत कम मिले हैं, जिन्हें राजाओं ने कहार बनकर और कवियों को सम्मानित किया है। शिवाजी ने भी भूषण को सम्मानित किया। स्वाधीन भारत में कवियों की, विशेषकर हिंदी खड़ी बोली साहित्य के रचनाकारों की उपेक्षा रही, जिनके भीतर अतीत के गौरव का स्वाभिमान था और युवाओं में उनकी देशभक्ति और उनके पराक्रम का भावबोध उनकी रचनाओं में चित्रित था। उसको निरुत्साहित करने का प्रयास उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में किया गया, क्योंकि इस प्रदेश में का जो शासन था, उसकी नीतियाँ थीं, वो पुरुषोत्तम दास टंडन और डॉक्टर संपूर्णानंद की भावधारा और विचारधारा की थी। छात्रों में ओज पैदा करने के लिए, देशभक्ति की भावना के लिए, देश की सुरक्षा के लिए संकल्पित होने के लिए, सेना में भर्ती होने के लिए, समाज में वीरता का संदेश देने के लिए, युवाओं में जनशक्ति के संचरण के लिए, शिक्षा के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से जन जागृति का संदेश रचनाकारों द्वारा जो दिया गया था, उसे प्रसारित करना, उसे संस्कारित करना जीवन का स्वरूप बन गया था। यह भावबोध के विरुद्ध गांधी 1936 से ही सदैव अपनी प्रार्थना सभाओं में उल्लिखित किया करते थे। यद्यपि जो क्रांतिदर्शी थे, वह उनकी बातों को अनसुना कर देते थे। स्वामी श्रद्धानंद, जिनकी हत्या सांप्रदायिक उन्माद में की गई थी, हत्यारे का समर्थन करना गांधी के लिए
सम्मानजनक था। उसके मुकदमे की पैरवी करने का भी उन्होंने संदेश दिया था। हत्यारा उनको प्रिय था। क्रांतिकारी जो देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान कर रहे थे, उनके प्रति उनकी भावना में वह द्रोही प्रकृति के थे। इसीलिए भगत सिंह के संबंध में अंग्रेजों से उनकी मुक्ति के अनुरोध का जब प्रस्ताव किया गया तो उन्होंने स्पष्टतया इनकार कर दिया। अंग्रेजों के अनुकूल उनका व्यवहार, उनका आचरण एक गुलाम के सदृश बना हुआ था। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जब जेल में, कारागार में होते थे तो उनका निवास सुविधापूर्ण होता था, किंतु वीर सावरकर, सचिन सान्याल सरीखे स्वातंत्र्य योद्धाओं को काला पानी की सजाएं भोगनी पड़ी, बितानी पड़ी। गांधी के मन में अंग्रेजों के प्रति आदर का भाव था और देश को विभाजित करने की भावना, विचारना रखने वाले जो लोग थे उनके प्रति शेष समाज में संयम की आकुलता उनमें विद्यमान थी। आज का वर्तमान परिवेश और वर्तमान कवि रचनाकार उसी संयम का आख्यान कर रहा है और वो ये कह रहा है कि ज्यादा संयम दिखलाना कायरता कहलाता है। इस प्रकृति में जब कश्मीर में जो हत्याएं हुई हैं धर्म के आधार पर, सांप्रदायिक स्थिति में, वह उनका संघार देश को झकझोर रहा है। जन जन के मन में बेबलता, व्यग्रता, बेचैनी और प्रतिशोध के भाव में जन जन में जो निरंतरता आक्रोश की पल रही है, बन रही है, उससे यह प्रतीत होता है कि युद्ध के आधार बिंदु आज के परिवेश में दृष्टिगत हो रहे हैं और भारत को किसी न किसी दिशा में निर्णय लेना होगा। परिवेश जल, थल और वायु
सेनाध्यक्षों को निर्णय लेने का समय आ चुका है। अब पूरा विश्व जो धाराओं में बटा हुआ है, उसका भी प्रासंगिक प्रकरण भारत के परिवेश के अंतर्गत है। यदि युद्ध होता है तो निश्चय ही भारत अपनी परंपरागत प्रकृति में प्रतिशोध की भावना की ओर अग्रसरित होगा। जिसके हाथ में नेतृत्व है और सत्ता का संचालन है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जल धाराएं जो सिंधु की हैं, झेलम की हैं, उन नदियों के जल प्रवाह को रोक दिया गया है। निश्चय ही पाकिस्तान की जनता में यातनाएं बढ़ेंगी और पाकिस्तान का कुकृत्य इन विशेष कालखंडों में जब जब उसका आचरण आतंकियों के स्वभाव का हो गया है, तो भारत को उसने अनेक बार आक्रांत बनाया है। पराजित होने के बाद भी उसे संतोष नहीं हुआ और आज भी जिस विवशता और बेचैनी में, जिस प्रकृति में वह संचरित है, उससे वह अपने अतीत से प्रेरणा नहीं ले रहा है। भीतर बलूच, पख्तून, इनके आंदोलन पाकिस्तान झेल रहा है और सैनिकों की सहारे, सेना के सहारे अपने शासन को सुरक्षित बनाकर किसी प्रकार से चल रहा है। निश्चय ही यह पाकिस्तान के अंत का संकेत है। विशेषकर जिन कवियों ने, जिन रचनाकारों ने मध्यकाल से लेकर आज तक जनमानस के भीतर चेतना, ओज और वीरत्व का भाव पैदा करके देश की संस्कृति की रक्षा की है, आज भी वे इसमें सतत क्रियाशील हैं, जन चेतना पैदा कर रहे हैं, जन जागृति का कार्य कर रहे हैं और राष्ट्र के संदर्भ में उनके भीतर राष्ट्रीयता का भाव और देशभक्ति का बोध
पैदा कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं कहूँगा, किसी भी परिस्थिति में अपने अतीत के संदर्भों को स्मरण करते हुए अपनी संस्कृति, अपने देश और अपने राष्ट्र भाव के संचरण में क्रियाशील रहते हुए ओजत्व और वीरत्व का भाव बनाए रखना चाहिए, जिससे अनंतकालीन जो हमारी प्रकृति और परंपरा है वह सुरक्षित हो सके।